हेलो एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम वन शॉट। क्लास 7 में हमें ये चैप्टर पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो ऐसे है कि शरीर में जो ब्लड फ्लो करता है वो क्यों करता है, उसको कौन करता है, किसकी मदद से, किस किस ऑर्गन की मदद से वो सारी सिस्टम होते हैं। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, एक ह्यूमन बॉडी है और इस ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे रेड कलर और ब्लू कलर के वेसल्स, पाइप की तरह जो है चीज़ें फैली हुई हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये क्या है? तो यहाँ पर आपका हार्ट होता है और ये जो रेड और ब्लू कलर है ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन के लिए है, समझाने के लिए कि रेड कलर से जो है आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड, माने वैसे ब्लड जिनके अंदर ऑक्सीजन होता है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ब्लू कलर के वेसल से यह दर्शाया गया है कि इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वैसे ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वो होते हैं। और इनका इस्तेमाल क्या होता है कि कई सारे फंक्शंस हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, उसे हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, CO2 को शरीर से बाहर निकालना हो गया, जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, वो डाइजेशन के बाद जो है हमें हर सेल के पास, हर बॉडी पार्ट के पास पहुंचाना है। तो वो किसकी मदद से पहुंचेगा? तो वो वहाँ भी ब्लड के मदद से ही पहुंचेगा। उसको कौन मदद कर रहा है? तो इसी पूरे सिस्टम को जो है हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है कि हमें कहीं अपने घर से किसी दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए बस, ट्रेन, ऑटो रिक्शा, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जो है इस पूरे तंत्र को जो है हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो आगे आएंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। जैसा कि अभी हमने बताया कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, यातायात सुविधा जिसे हम लोग कह सकते हैं। इट कैरीज ब्लड, ऑक्सीजन, फूड एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कैरी होता है? ब्लड, जो मेन कंपोनेंट है उसका, साथ ही साथ ऑक्सीजन, फूड, जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उस भोजन को डाइजेस्ट होने के बाद जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ब्लड में होता है और वो कैरी करता है पूरे शरीर के ऑर्गन तक। और जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर के अंदर बनता है उसे जो है बाहर निकालने की भी काम किसकी होती है? सर्कुलेटरी सिस्टम की ही होती है। क्या करता है? फंक्शंस क्या हैं? तो सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है कि सप्लाइज ऑक्सीजन टू द ब्लड सेल्स, बॉडी सेल्स। अब हमें पता है कि हमारा जो बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना है और वो खरबों की संख्या में छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, जिससे बना है। और हर कोशिका, जैसे सेल का डेफिनेशन होता है, इटसेल्फ अ फंक्शनल यूनिट होता है, लिविंग थिंग होता है, तो उसे ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से हर सेल को जो है ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो खाना हम खाते हैं उसके डाइजेशन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करना हर सेल को। अब जैसे आँख है, हमारा आइज़ है, तो उसे विटामिन ए चाहिए। तो जो भोजन हमने खाया उसके अंदर जो विटामिन ए था वो एब्जॉर्ब होगा ब्लड में और वो ब्लड के थ्रू होते हुए कहाँ तक पहुँचेगा? आई तक पहुँचेगा। तो जिस सेल की जो रिक्वायरमेंट होती है डाइजेस्टेड फूड से निकाल के उसको पहुंचाने का काम जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है। उसी प्रकार से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का भी काम। वेस्ट मटेरियल क्या है? जैसे रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ते हैं तो रेस्पिरेशन में CO2 का फॉर्मेशन होता है। जब भी भोजन का
ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी के लिए, तो उसमें CO2 का फॉर्मेशन होता है। उस CO2 को हमें अपने शरीर से बाहर निकालना है, क्योंकि वो हार्मफुल थिंग है। या फिर यूरिया वगैरह का फॉर्मेशन होता है, उसे हमें अपने शरीर से बाहर निकालना है, तो वो भी जो है काम जो होता है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ही करता है। फाइट डिजीज, बीमारियों से लड़ने का काम करता है। मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, हमारे शरीर के तापमान को वो मेंटेन करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज मेन कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पूरा जो तंत्र है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके मेन कंपोनेंट क्या है, किस किस चीज से मिलके आखिरकार ये सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। आखिरकार वो कौन से भाग हैं जो मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वैसे तो सब इम्पोर्टेंट है, हार्ट। हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन होता है हार्ट। जैसा कि आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, ये हार्ट की इमेज है, और ये एक पंपिंग ऑर्गन है कि ये ब्लड को पंप करता है। अब ये पूरे बॉडी में पंप करता है, लंग्स के पास करता है। ठीक है। तो ये हमेशा जो है, जब से एक बेबी का फॉर्मेशन होता है तब से लेके डेथ तक ये कंटिन्यूअस काम करता है आपका हार्ट। ब्लड वेसल, जैसे कि फर्स्ट इमेज में हम लोग देखे थे, फर्स्ट स्लाइड में, कि बॉडी में बहुत सारे रेड और ब्लू कलर के वेसल्स फैले हुए थे, तो वो ब्लड वेसल्स हैं। तो ब्लड वेसल्स भी आपके 3 प्रकार के हैं। जो आप इधर देख रहे हैं ये आर्टरीज होते हैं, ये आर्टरीज हैं। जनरली बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम टाइम O2 ब्लड को कैरी करते हैं, क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। और ये जनरली जो होता है वेन्स होते हैं, ब्लू कलर जो इंडिकेट करता है, ये CO2 वाले ब्लड को कैरी करते हैं, CO2 वाले ब्लड को कैरी करते हैं। और बीच में जो आप देख रहे हैं ये होते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज, इनको डिटेल में हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे, बस ऐसे आपकी जानकारी के लिए हमने बताया कि जो ब्लड वेसल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वेन्स, कैपिलरीज एंड आर्टरीज। तीनों के फंक्शन अलग अलग हैं, उसे हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे स्लाइड में। अभी जो है नेक्स्ट तीसरा कंपोनेंट जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो होता है ब्लड। ब्लड इज ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये ब्लड्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको RBC का इमेज दिखाया गया है, जो लिक्विड चीज होती हैं, कॉर्पसल्स भी इसे कहा जाता है, जो हमारे बॉडी के अंदर फ्लो करते हैं, उसे ब्लड कहते हैं, लिक्विड होता है। तो हमने देखा मेन कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या है, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ये 3 आपके मेन कंपोनेंट हो गए सर्कुलेटरी सिस्टम के। नेक्स्ट स्लाइड इज हार्ट। अब हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, द पंपिंग ऑर्गन। एक्चुअली जो आपका हार्ट होता है कुछ ऐसे ही देखने में मिलता है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो हार्ट का है वो ऐसा ही होता है। अब जैसे हार्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर, मसल्स का बना होता है। प्रिसाइजली कौन से मसल्स का बना होता है, कार्डियक मसल, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, स्पेशल टाइप ऑफ मसल, और शरीर में और बाकी जगह नहीं मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं। ये मसल्स जो होता है सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाया जाता है, कार्डियक मसल। क्यों इतना अलग है, क्योंकि इस मसल्स के कारण ही हमारा हार्ट जो है पंप करता है। इट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूअसली। ये हमारे शरीर में हमेशा ब्लड को पंप करते रहता है, फ्लो कराता है। अब बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट जनरली जो होते हैं, हार्ट जनरली इसलिए बोल रहे हैं, इन ह्यूमन के केस में 4 चैम्बर के होते हैं, और बाकी जानवर की अगर बात करें तो उसमें अलग अलग भी होते हैं। जैसे फिश में जो है 3 चैम्बर्ड हो गया, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हो गया, और लोअर
वर्टिब्रेट्स में जाएंगे तो उनमें शायद आपको 2 चैम्बर के देखने को मिल सकते हैं। तो हार्ट आपके जो ह्यूमन बॉडी होता है उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। ऐसा सिंप्लीफाई के लिए आपको बता रहे हैं, लेटर ऑन हम लोग देखेंगे उसका एक्चुअल डायग्राम। 4 चैम्बर होता है। ये ऊपर वाला राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 आपके चैम्बर हो गए। जो बीच में ये सेपरेट कर रहा है एट्रियम को वेंट्रिकल से, राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल से, ये जो बीच में जो सेपरेट कर रहा है इसे सेप्टम कहते हैं। सेप्टम, सेप्टम क्या करता है, आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से सेपरेट करता है, बांट के रखता है, मिलने नहीं देता है। ठीक है, तो ये बीच में जो है आपका बैरियर जो दिख रहा है ये सेप्टम होता है। और 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। आपका मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें कोई भी बोन्स देखने को नहीं मिलेगा, पूरे हार्ट के स्ट्रक्चर में कहीं भी बोन्स देखने को नहीं मिलता है। कार्डियक मसल होता है। और एक और बात है, ये इनवॉलेंट्री मसल है। इनवॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल क्या होते हैं, वैसे मसल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं ये, इनवॉलेंट्री मसल्स जो खुद से ही मैनेज होते हैं, हमारे कंट्रोल में ये नहीं होता। हम चाहें तो हार्ट को धड़कने से रोक सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक इनवॉलेंट्री मसल्स है। लोकेशन हार्ट का कहाँ है, तो हार्ट जो है आपके चेस्ट में पाया जाता है, चेस्ट कैविटी में पाया जाता है, 2 लंग्स के बीच में, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ये आपके लेफ्ट साइड वाले लंग्स के पास पाया जाता है। साइज ऑफ अ क्लोज्ड फिस्ट। क्लोज फिस्ट क्या होता है, बंद मुट्ठी। आप अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे और जो आपकी मुट्ठी बंद होने के बाद जो साइज आता है उसी साइज का जो है आपका हार्ट होता है। इसके लोकेशन को हम लोग देखते हैं इमेज में कि कैसा दिखता है। यहाँ पर एक ह्यूमन का बॉडी दे रखा है और इस बॉडी में ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों जो है ये लंग्स हैं, ह्यूमन का लंग्स है। ये आपका राइट साइड हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। तो आपका हार्ट एकदम बीचों बीच सेंटर में नहीं, ये स्लाइटली टुवर्ड लेफ्ट है, ये लेफ्ट की तरफ है आपका, इसी से बोला स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट। तो स्लाइटली, बहुत ज़्यादा नहीं, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट होता है। तो ये आपके लेफ्ट साइड ऑफ लंग्स के पास जो है फिस्ट शेप में जो है आपको देखने को मिलता है। आप इसे महसूस भी कर सकते हैं अगर आप अपने पाम को अपने सेंटर से स्लाइटली थोड़ा सा नीचे रखेंगे तो आप हार्ट बीट भी जो है आपको सुनने को मिल सकता है। तो ये पोजीशन की बात हो गई कि हार्ट कहाँ पाया जाता है, चेस्ट कैविटी में, लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा सा। अब चैम्बर ऑफ हार्ट्स की बात करते हैं, मतलब उसको बाइसेक्ट करते हैं, कितने चैम्बर होते हैं। तो हार्ट में आपको 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं। हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। कौन कौन से होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ऊपर वाले चैम्बर्स को यहाँ पे देखेंगे, ये ऊपर वाला जो चैम्बर है ये राइट एट्रियम और इधर जो हो गया ये आपका लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले को जब देखेंगे तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ऊपर वाला दोनों राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट चेम्बर होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। यहाँ पे ये इस साइड में जो देख रहे हैं आप चेम्बर, यहाँ पर ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मसल्स आप देख रहे हैं, ये जो पिंक कलर में आप देख रहे हैं,
ये मसल्स बहुत ज़्यादा थिक मसल्स होते हैं क्योंकि इन्हें पंप करना है, ठीक है, ब्लड को पंप करना है पूरे बॉडी में। तो इस वजह से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर जो होता है वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे यहाँ पर पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये सारे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वेसल्स हैं। क्या है? वेसल्स हैं। यही ब्लड को जो है कैरी करके लाते हैं और ले जाते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक हम लोग आइडिया ले लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पल्मोनरी आर्टरी है। यहाँ पे दो पल्मोनरी वेन्स हो गए, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के दौरान एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं वाल्व। क्या कहते हैं? वाल्व कहते हैं। और इस वाल्व का नाम क्या है? ट्राइकास्पिड वाल्व। क्या नाम है इसका? ट्राइकास्पिड का। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए एक दरवाजा होता है। सिंपल भाषा में बोलें तो क्या बोल सकते हैं? दरवाजा हो सकता है। और इस दरवाजे की खासियत ये है कि सिर्फ जो ब्लड होगा वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ही जाएगा, माने ऊपर से नीचे की तरफ। यह वेंट्रिकल से एट्रियम की तरफ नहीं जा सकता है, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, ऊपर से नीचे ही आएगा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ ही आएगा, ऊपर की तरफ फ्लो नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से लेफ्ट साइड में जब आप जाएंगे तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आने के लिए भी एक दरवाजा है, लेकिन उसका नाम जो है क्या है? उसका नाम जो दे रखा है यहाँ पर मैटेरियल वाल्व दिया हुआ है। इसे दूसरा नाम जो कॉमनली यूज होता है बाइकैस्पिड वाल्व भी बोला जाता है, बाइकैस्पिड वाल्व बोलते हैं, ठीक है। ये ट्राइकास्पिड हो गया राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो हो गया वो आपका बाइकैस्पिड वाल्व हो गया, जो कि राइट एट्रियम से भले लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड को फ्लो करने में मदद करता है। अपोजिट साइड में नहीं जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम की तरफ ब्लड। तो ये चैम्बर के बारे में पढ़े हम लोग, और भी वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ये पल्मोनरी वेन, इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे हमने क्या बताया कि हार्ट जो होता है आपके 4 चैम्बर होते हैं, ये हमने लंग्स बनाया, यहाँ पे हमने हार्ट को बनाया। चार चैम्बर हमने कर दिया। अब इन 4 चैम्बरों में देखें तो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास आने के लिए यहाँ पे क्या होता है? एक भाल्व होता है। इस भाल्व का नाम क्या है जी? इस भाल्व का नाम है ट्राइकैस्पिड वाल्व। और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के लिए एक वाल्व होता है, दरवाजा, इसे क्या कहते हैं? बाइकैस्पिड वाल्व, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर राइट एट्रियम में जो होता है पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 युक्त ब्लड जो होता है, CO2 युक्त ब्लड जो होता है वो आपका आता है राइट एट्रियम में किसकी मदद से? वेना केवा। क्या बोला गया नाम? वेना केवा। अब ये वेना केवा दो होते हैं, सुपीरियर वेना केवा जो ऊपर ब्रेन से लेके आता है, एक इंफीरियर वेना केवा होता है जो नीचे बाकी बॉडी पार्ट से लेके आता है। ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके आते हैं। और ये कहाँ जाता है ब्लड? ये ब्लड जाता है आपका राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो कैसा आता है? CO2 वाला ब्लड आता है,
CO2 वाला ब्लड आ गया। अब राइट एट्रियम से ब्लड जो होगा कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। किसकी मदद से, ट्राइकैस्पिड वाल्व की मदद से जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया। तो ब्लड अभी भी कैसा है, CO2 युक्त है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये तो अब यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो आपके लंग्स में जाता है। तो राइट वेंट्रिकल से यहाँ से ब्लड निकला और कहाँ जाएगा, लंग्स में। इसका नाम क्या होता है, तो इसे हम लोग पल्मोनरी आर्टरी कह देते हैं। पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। इसमें भी CO2 युक्त, जैसे हमने क्या पढ़ा था कि आर्टरीज जो होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और वेन्स जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। लेकिन यहाँ पे यही अपवाद है कि यहाँ पर जो है इसका नाम तो हम लोग आर्टरी बोल रहे हैं लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी होती है। बस यही ध्यान रखना था कि पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो CO2 युक्त ब्लड को, CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है राइट वेंट्रिकल से कैरी करता है और कहाँ ले जाता है, लंग्स में। अब लंग्स में वही डिफ्यूज़न होगा, एल्वियोली से ऑक्सीजन इसमें आएगा और CO2 बाहर चला जाएगा। तो एक्चुअली लंग्स में जाकर डिफ्यूज़न हो जाता है आपका, ठीक है। तो आर्टरीज यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से आपके ब्लड को लेके लंग्स में जाती है। अब लंग्स में चली गई, लंग्स में जाने के बाद से जो है वापस से यहाँ पर जो है जो डिफ्यूज़न होना है, एक्सचेंज होना है गैसेस का, वो होने के बाद अब जो है आपका जो ब्लड CO2 युक्त था अब ये कैसा हो गया, ऑक्सीजन युक्त हो गया, O2 ब्लड हो गया। जिस वेसल से आ रहा है इसका नाम क्या होता है, इसे हम लोग कह देते हैं पल्मोनरी वेन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पल्मोनरी वेन कह देते हैं। इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ये लेफ्ट एट्रियम में चला गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा किसकी मदद से, बाइकैस्पिड वाल्व की मदद से जाएगा। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का क्या होगा, ये निकलता है एओर्टा, AORTA, एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे बॉडी में सेल्स में पहुंचता है, ठीक है। और फिर सेल्स में जो है वही आपका क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन होता है तो CO2 बनता है, तो ये CO2 कलेक्ट करेगा, वापस से ये वेना केवा को पहुंचा देगा। फिर ये साइकिल रिपीट होते रहता है। तो लंग्स में और हार्ट में यही कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि हार्ट जो है आपके 4 चैम्बर्स हो गए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब राइट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल को जोड़ता कौन है, तो एक होता है क्या आपका ट्राइकैस्पिड वाल्व जो राइट साइड में होता है, दरवाजा है जो सिर्फ ब्लड को एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ आने देता है, ठीक है। उसके बाद है क्या, लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके थ्रू ब्लड आता है, तो ये बाइकैस्पिड वाल्व के थ्रू आता है, ठीक है। राइट साइड में जो भी एट्रियम और वेंट्रिकल इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, ठीक है, CO2 वाले ब्लड होते हैं। और लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, ऑक्सीजन युक्त ब्लड होते हैं, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से वापस से ब्लड जो है कहाँ चला जाता है, लंग्स में, ठीक है। एक्सचेंज होने के लिए CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन जो है अंदर आ जाएगा। तो ब्लड हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। वापस से वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए पूरे शरीर में फैल जाएगा, ठीक है। तो ये हार्ट के बारे में हम लोग पढ़े। अब देखेंगे ब्लड के बारे में हम लोग। तो ब्लड क्या बोल रहा है, द ट्रांसपोर्ट मीडियम, माध्यम है ये, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये भी टिश्यू में आता है, ठीक है। क्या क्या होता है ब्लड में,
प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स। अब ये रिप्रेजेंटेशन के लिए पिक्चर्स ठीक हैं। आप जब ब्लड के अंदर प्लाज्मा को देखना है तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस करना होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि उसमें किसी चीज़ को जो है बहुत तेज स्पीड से हम लोग घुमाते हैं, जिससे उसके अंदर के कंपोनेंट क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ऐसे ही जब आप अपने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ऊपर जो है एक येलो कलर का ऐसे लेयर बन जाता है। येलो कलर के ये जो लेयर देख रहे हैं, येलो कलर का लेयर बन जाता है, इसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। येलो कलर का लिक्विड होता है, ठीक है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कह सकते हैं आपको। डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल या फिर वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। एंड देन द फोर्थ कंपोनेंट इज प्लेटिलेट्स, ठीक है। प्लेटिलेट्स होते हैं, इनके सबके बारे में हम लोग डिटेल अभी देखेंगे कि ब्लड जो है आपका ट्रांसपोर्ट मीडियम है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और इसके 4 कंपोनेंट हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी, तीसरा डब्ल्यूबीसी एंड फोर्थ वन इज प्लेटिलेट्स, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं प्लेटिलेट्स पर। प्लेटिलेट्स क्या होते हैं? प्लेटिलेट्स ये हमें हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। जैसे कभी आपका कोई इंजरी हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, छिल गया, तो ब्लीडिंग होने लगता है। अब ऐसा नहीं कि ब्लीडिंग हमेशा ही होते रहता है, आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वहाँ पर खून आना बंद हो जाता है। तो खून बंद होने की प्रक्रिया ब्लड क्लॉट होने की वजह से होती है, और ये ब्लड क्लॉट कौन कराता है? प्लेटिलेट साहब कराते हैं। ये प्लेटिलेट साहब का काम है कि कहीं भी अगर इंजरी हो तो एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं हो, प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंजरी। किसी भी प्रकार की इंजरी हो, ये बॉडी का अपना मैकेनिज्म है, उसने ऐसी सुविधा बना के रखी है, सिस्टम बना के रखा है कि ज़्यादा ब्लड का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्लेटिलेट्स आपके ब्लड क्लॉट कराते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो एवरेज बात की जा रही है, बच्चों में अलग होगी, नौजवान में अलग होगी, बुजुर्गों में अलग होगी, वयस्क में अलग होगा, अडल्ट पर्सन। तो हम लोग एक एवरेज एडल्ट पर्सन में काउंट करके चलते हैं। तो इसकी संख्या करीब करीब 1.5 to 4 लाख, 1.5 लाख से 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इनकी साइज जो होती है, प्लेटिलेट्स आर स्मॉलर देन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से भी इनका साइज क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। इरेगुलर डिस्क लाइक सेल फ्रेगमेंट होते हैं। इरेगुलर से कोई इनका फिक्स शेप साइज नहीं होता है, ठीक है। ये इरेगुलर होते हैं, बिना आकार के होते हैं। ऐसे मानो जैसे कोई डिस्क है और बीच बीच से टूट चुका है, यहाँ से टूट टूट गया है, टूट टूट गया है, ऐसे। तो वही सेल फ्रेगमेंट के तौर पे दिखते हैं। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल या फिर इसे कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं। ये रेड कलर के क्यों होते हैं? इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जिसकी वजह से ब्लड जनरली आपको रेड कलर के देखने को मिलते हैं, ठीक है। गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर। हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड को उनका रेड कलर मिलता है। क्या काम करते हैं? कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी सेल। ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से सेल तक, बॉडी सेल तक। कैरी CO2 फ्रॉम बॉडी सेल टू लंग्स, कि जो सेल के अंदर CO2 बनता है उसे वापस लंग्स के पास ले जाता है, ठीक है। उसके बाद मोर आरबीसी बेटर ऑक्सीजन सप्लाई। जितना ज़्यादा आरबीसी होगा आपके शरीर में उतना ज़्यादा अच्छा ऑक्सीजन का सप्लाई होगा। जैसे कि मान लीजिए आप अभी प्लेन एरिया में जैसे अभी हम लोग जिस लोकेशन पे रहते हैं, समतल एरिया पर, तो यहाँ पे हम लोग अडेप्टेड है हमारा शरीर। लेकिन जब आप हिली एरिया, माउंटेन एरिया में जाते हैं तो एक सर्टेन हाइट पर जाने लगते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड आपका बढ़ने लगता है, उस दौरान आपको जो है नौसिया, वोमिटिंग टाइप का, चक्कर आना, ये सब आता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है? कम होता है। अब आपका बॉडी एडेप्टेड था
प्लेन पर रहने के लिए, प्लेन पर ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर रहता है, ज़्यादा रहता है, तो उस हिसाब से आपके शरीर में आरबीसी का काउंट था। जब आप माउंटेन रेंजेस पर गए, माउंटेनियस रीजन में गए, तो वहाँ पर आपका अचानक से चेंज हुआ, तो आपका आरबीसी एक झटके में नहीं बढ़ता है, उसे टाइम लगता है। तो वहाँ पर जब आप गए तो ऑक्सीजन की मात्रा कम है, आरबीसी उतना ही है, तो ऑक्सीजन कम सप्लाई हो रहा है आपके ब्रेन के पास, इस वजह से आपको वैसी फीलिंग आती है। अगर आप वहाँ पर एकोमोडेट हो जाते हैं, एक्लेमेटाइज हो जाते हैं 2-3 दिन 4 दिन, तो आप में आरबीसी की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और आप इजीली वहाँ पे अडेप्टेड हो जाते हैं, वहाँ पे रहने लगते हैं, और आपको किसी भी प्रकार का ये नॉसिया, वोमिटिंग, ये सब टेंडेंसी नहीं रहती है। तो ये वैसे लिंक्ड होता है, ठीक है। तो आरबीसी ज़्यादा रहेगा तो अच्छा सप्लाई होगा, आरबीसी कम हो जाता है तो आपको दिक्कत आती है, ठीक है। आरबीसी का काउंट कितना होता है, 5 मिलियन आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब, 5 मिलियन, ठीक है, जैसे 50 लाख। इसका शेप कैसा होता है, तो बाई कॉनकेव शेप होता है। आरबीसी का शेप आप देख भी सकते हैं, जैसे पेड़ा होता है ना, पेड़ा, उसी शेप का ये भी दिखता है, ठीक है, बाई कॉनकेव शेप का आपका आरबीसी होता है। नेक्स्ट आवर स्लाइड इज डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी, जिसे वाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है, इसे एक नाम से और जानते हैं, डिफेंस से, नाम डिफेंस लगा हुआ है। डिफेंस का मतलब क्या होगी, जो हमें प्रोटेक्ट करे, किससे, किसी इनेमी से। तो एनिमी यहाँ पे क्या होगा हमारे शरीर के लिए, जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, इन्फेक्शंस है, जर्म्स है, उनसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन, डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे बॉडी के लिए डिफेंस सेल के तौर पे काम करते हैं। फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड इन्फेक्शंस, हेल्प इन बिल्डिंग इम्यूनिटी, हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब बीमारी से लड़ने के लिए कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं, ठीक है। इनका शेप कोई नहीं होता है, इरेगुलर शेप के होते हैं, कोई इनका फिक्स शेप साइज नहीं होता है, ठीक है। काउंट इनका 4000 से 11000 सेल पर मिलीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। सबसे कम मात्रा इन्हीं की पाई जाती है। अगर आप देखें डब्ल्यूबीसी के टाइप्स दिए गए यहाँ पे, 5 टाइप्स के डब्ल्यूबीसी होते हैं, न्यूट्रोफिल, स्नियोफिल्स, बेसोफिल्स, ये जो होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ठीक है, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट यहाँ पर एक और 2 प्रकार के होगा। ये टोटल 5 टाइप्स के आपको डब्ल्यूबीसी देखने को मिलते हैं, इसेनियोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ओके। नाउ आवर फोर्थ कंपोनेंट, जो ब्लड का फोर्थ कंपोनेंट होता है वो होता है प्लाज्मा। अब ब्लड का जो मैक्सिमम पार्ट होता है, हमारे ब्लड को जो लिक्विड नेचर प्रोवाइड कर देता है, फ्लूइड नेचर जो प्रोवाइड करता है, तरल बनाता है, वो होता है प्लाज्मा। ये शरीर में जितना भी ब्लड है उसका 55%, 55% हिस्सा जो होता है अकेले क्या होता है, ये प्लाज्मा होता है। ये जो प्लाज्मा देख रहे हैं 55% होता है। कैसा होता है, येलोइस कलर का होता है ये, और ये हमें मदद करता है ट्रांसपोर्ट फूड, हॉर्मोन्स, वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। किस चीज़ से ये बना होता है, ये प्लाज्मा आखिरकार किस चीज़ से बना है, तो इस प्लाज्मा में भी अगर हम देखें तो 99% हिस्सा जो होगा आपका क्या होगा, वाटर होगा। आयंस, बाकी आयंस, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल, ठीक है, इन सब से मिलके जो होता है क्या बनता है, प्लाज्मा बनता है। ओवरऑल पूरे ब्लड को देखिए, उस ब्लड का 55% हिस्सा क्या हुआ, प्लाज्मा हुआ। उस प्लाज्मा में भी जो है देखेंगे 95, 96, 97% जो हिस्सा है वो आपका क्या है, वाटर है। बाकी जो है उसमें आयंस, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मा हो गया। तो हमने 4 कंपोनेंट देख लिए ब्लड के, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट्स। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ब्लड वेसल्स है। क्या है, ब्लड वेसल्स।
अब जैसे हार्ट पढ़े तो हार्ट का काम क्या था, ब्लड को पंप करना। क्या पंप करेगा, ब्लड, ब्लड भी पढ़ लिया। अब आखिरकार ये ब्लड फ्लो होगा किसके थ्रू, तो उसको फ्लो होने के लिए जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर चाहिए जिसके थ्रू वो फ्लो करेगा। तो उसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स आर ट्यूब दैट कैरी ब्लड। ये ट्यूब होते हैं, पाइप की तरह होते हैं। अब ये जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, आपके 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे। ऐसे ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, पहला वाला आर्टरी, दूसरा वेन एंड थर्ड वन इज कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये जो तीनों होते हैं ये से क्या मिलके कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है आर्टरीज को, वेन्स को और कैपिलरीज को। सो कमिंग टू आर्टरीज, अब आर्टरीज को अब हम लोग एक्सप्लेन करके देखते हैं, समझते हैं। आर्टरीज, आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। जैसे हमने पढ़ा शुरू से ही, ये रेड कलर वाला जो रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है वो है कि ये वैसे ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करते हैं। ठीक है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाते हैं ब्लड को। थिक एंड इलास्टिक वॉल, थिक एंड इलास्टिक वॉल समझते हैं। अब देखिए ये जो सेंटर वाले पार्ट को आप देख रहे हैं, ये जो सेंटर वाला पार्ट देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। यानी ये वो हिस्सा है जिस हिस्से से ब्लड फ्लो होता है, पतला नैरो ल्यूमेन होता है। ठीक है, पतला सा। और ये जो देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थिकनेस होती है, ये किसकी थिकनेस है, ये होता है आपका वॉल, ये वॉल का थिकनेस है। तो सबसे ज़्यादा थिक जो होता है वो ब्लड वेसल में आर्टरीज होते हैं। इलास्टिक होता है, इलास्टिक मतलब लचीला होता है। ठीक है, नैरो ल्यूमेन मतलब ये जो छिद्र है, छेद वाला हिस्सा जो है ये काफ़ी छोटा होता है। नो वाल्व प्रेजेंट, इसमें किसी प्रकार का वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको अओर्टा दे दिया गया। ठीक है, वाल्व का मतलब क्या हो गया, जैसे क्या होता है कि आर्टरीज जो होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं, नैरो ल्यूमेन होता है, तो इसके अंदर जो ब्लड फ्लो करते हैं वो काफ़ी प्रेशर के साथ, स्पीड के साथ फ्लो करते हैं। ठीक है, नैरो ल्यूमेन होने की वजह से, जैसे अगर आप समझें तो एक पाइप है जिसके थ्रू आप अपने बगीचे में पानी दे रहे हैं। ठीक है, नल से। अब आपने क्या किया, उस पाइप के आगे वाले नोजल को, ये पाइप के आगे वाले नोजल पॉइंट जो होता है, इसको आपने आधा ढक दिया ऐसे अपने थंब से, अंगूठे से जो ऐसे इतना ढक दिए, तब इसका जो ओपनिंग है वो छोटा हो गया। तो आप देखते हैं कि इसका प्रेशर क्या हो जाता है, पानी के फ्लो का प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है। इसी वजह से यहाँ भी, क्योंकि ये जो ल्यूमेन है ये काफ़ी छोटा होता है, जिसकी वजह से इसमें ब्लड काफ़ी तेज़ी से फ्लो करते हैं और इसमें किसी दरवाजे की ज़रूरत नहीं होती है। यही दरवाज़ा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाल्व कहते हैं, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि बहुत स्पीड से ब्लड फ्लो करते हैं। वेन्स कार्बन रिच ब्लड को कैरी करते हैं, कार्बन रिच ब्लड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 वाले ब्लड को ये कैरी करते हैं टूवर्ड्स द हार्ट, हार्ट के तरफ लेके आते हैं। जो वेना केवा वाला स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके आता है वेन्स। वाल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो, इसमें जो है वाल्व होता है। अब वाल्व क्यों होता है, देखिए जो आपके यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है वेन्स, इनका ल्यूमेन जो होता है बड़ा होता है। ठीक है, ये वाला एरिया देखिए, आर्टरीज के मुकाबले ये जो छेद जो होता है, इसमें छिद्र जो होता है, ल्यूमेन जो होता है, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है थोड़ा कम प्रेशर के साथ होता है। ठीक है, कम प्रेशर के साथ होता है। इसका जो वॉल देखेंगे ये आर्टरी के मुकाबले क्या है, थोड़ा सा
पतला होता है, ठीक है, ये पतला होता है। तो इसमें जो ब्लड का फ्लो का प्रेशर होता है वो आर्टरीज के मुकाबले क्या होता है, कम होता है। तब जैसे अगर हम लोग देखें ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन बॉडी यहाँ पे आपका कहीं हार्ट है और यहाँ से लेग से ऊपर जाना है वेन के थ्रू ब्लड को। तो चूंकि इसका ल्यूमेन बड़ा है तो ब्लड उतने हाई प्रेशर के साथ नहीं जाएगा इधर, कहीं नीचे की तरफ वापस वो ना आ जाए। तो बीच बीच में जो होता है क्या होता है, आपका भाल्व लगा होता है कि एक बार अगर ब्लड ऊपर चढ़ गया तो वो वापस से नीचे नहीं आएगा। ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, प्रेशर कम होने की वजह से ये होना जरूरी होता है, ठीक है। थिन वॉल्ड कंपेयर टू आर्टरीज, आर्टरीज के मुकाबले इनका जो वॉल होता है, ये वेसल का वॉल जो होता है वो पतला होता है, ठीक है। ल्यूमेन इज लार्जर देन आर्टरीज, ये जो छेद वाला हिस्सा है ल्यूमेन जो होता है वो बड़ा होता है आर्टरीज के मुकाबले। अब आते हैं हम लोग कैपिलरीज पे। कैपिलरीज, अब देखें जो हमने आर्टरी और वेन को देखा तो उसके वॉल्स जो थे काफ़ी मोटे मोटे थे। वॉल्स मोटा होने की वजह से क्या होता है कि कोई भी गैस उनसे सेल की तरफ, अच्छा सेल से कोई भी चीज़ वेसल्स के अंदर नहीं आ सकता है। किसी चीज़ को आने जाने के लिए मेम्ब्रेन क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए। तो यही जब आर्टरी किसी सेल के अंदर इंटर करता है, किसी ऑर्गन के अंदर इंटर करता है, तो ये काफ़ी पतला हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। उसी मॉडिफिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। ये जो बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं इसे कैपिलरीज कहा जाता है। वेरी थिन ब्लड वेसल्स, काफ़ी पतले होते हैं। हेल्प इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स, इतना पतला मेम्ब्रेन होता है, इसी वजह से इसमें क्या हो सकता है, आसानी से गैसेस का डिफ्यूजन, आर पार आना जाना हो सकता है, ठीक है। कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरी और वेन को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ से ऑक्सीजन युक्त ब्लड आया, ये एक ऑर्गन हो गया या फिर सेल हो गया, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, ऑर्गन या फिर सेल हो गया, जिसके अंदर जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड इंटर किया, यहाँ पे डिफ्यूज़न हुआ। अब यहाँ से अब CO2 आपको मिल गया, ये CO2 लेके जाएगा, तो इसको कनेक्ट कर रहा है, आर्टरी को वेन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। कौन, कैपिलरीज कर रहा है। ये जो है वेन हो गया आपका और ये आपका आर्टरी हो गया। तो आर्टरी को वेन से कनेक्ट करने का काम किसका है, ये कैपिलरीज का है, ठीक है। साथ ही साथ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, फूड वेस्ट टेक्स प्लेस हेयर। अब जैसे आपका याद हो तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आपके ब्लड को कहाँ ले जाता है, लंग्स में ले जाता है। पल्मोनरी आर्टरी जो है आपके लंग्स को, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पल्मोनरी आर्टरी जो था ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कहाँ गया था, लंग्स में गया था। तो ये आर्टरी गया था तो यहाँ पर लंग्स के अंदर जो एल्वियोली होते हैं, ऐसे एल्वियोली होते हैं, इसके चारों तरफ ये कैपिलरीज के रूप में मौजूद होता है, ठीक है। क्योंकि पतला मेम्ब्रेन रहेगा तो आसानी से क्या हो सकता है, डिफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। नाउ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड कैसे फ्लो करता है, तो हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो करता है वो दो तरीकों से फ्लो करता है, इसी वजह से डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन काफ़ी आसानी से समझते हैं कि आपके हार्ट से ब्लड कहाँ गया, लंग्स में गया, और लंग्स से वापस कहाँ आ गया, हार्ट में आ गया। हार्ट से लंग्स में, यहाँ से CO2 लेके गया लंग्स में ऑक्सीजन लिया, CO2 बाहर निकाला और ऑक्सीजन लेके वापस कहाँ पहुँचा दिया, हार्ट। तो ये जो फ्लो होता है हार्ट से लंग्स और लंग्स से वापस हार्ट, तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं।
ब्लड ट्रेवल फ्रॉम हार्ट टू लंग्स टू हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से वापस हार्ट। ऑक्सीजन पुअर ब्लड, ऑक्सीजन पुअर ब्लड का मतलब क्या हुआ कि जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड माने जो CO2 से युक्त ब्लड है, जो CO2 है, जिस ब्लड में CO2 है, वो हार्ट से कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। और लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजन रिच ब्लड रिटर्न्स टू हार्ट, तो ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड जो होता है वो लंग्स से कहाँ आ जाता है, हार्ट में। तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कह देते हैं। ठीक है, फिर से एक बात समझ लीजिए कि हार्ट से CO2 वाला ब्लड कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। और लंग्स में जो एक्सचेंज होना है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर, ऑक्सीजन अंदर, तो ऑक्सीजन अब ब्लड में मिल गया, तो जब ऑक्सीजन मिल गया तो ये लंग्स से कहाँ आ जाता है, वापस हार्ट में आ जाता है। ठीक है, तो इस सर्कुलेशन को हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और दूसरा जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या कहता है कि बॉडी से जो है, हार्ट से जो है बॉडी में जाता है, माने सेल जहाँ यूटिलाइज होगा ऑक्सीजन, और वापस हार्ट में आता है। जैसे ये आपका हार्ट हो गया, ये आपका बॉडी सेल जो भी कहिए यहाँ पे है। तो हार्ट से कैसा ब्लड सेल में आएगा, ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है सेल के पास पहुँचेगा, सेल के अंदर रेस्पिरेशन होगा, और यहाँ से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तब CO2 बनेगा, तो ये CO2 वापस कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। तो ये वाला ब्लड वापस कहाँ चला जाता है, हार्ट में जाता है। ठीक है, तो हार्ट में जाता है, तो इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी सेल। ठीक है, यहाँ पे इसका पिक्चर हो गया, ध्यान से देख लें एक बार कि ये आपका हार्ट हो गया। अब हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, ये ब्लू कलर का जो देख रहे हैं इसमें ये CO2 वाला ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड है। तो ये CO2 वाला ब्लड कहाँ से, ये आप मान लीजिए सेल, मान लीजिए बॉडी, मान लीजिए बॉडी के ऑर्गन्स, मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ से निकला CO2, ये वेना केवा की मदद से कहाँ CO2 पहुँच गया, आपके राइट एट्रियम में पहुँच गया। ध्यान से देखना है, राइट एट्रियम में पहुँच गया। राइट एट्रियम से ये कौन सा रास्ता है, ये जो है आपका भाल्व है, इसे क्या कहते हैं, ट्राइकैस्पिड भाल्व। ट्राइकैस्पिड भाल्व से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की मदद से, अभी ये सब CO2 वाला है, पल्मोनरी आर्टरी की मदद से कहाँ गया, लंग्स में। लंग्स में जो है ऑक्सीजन आ गया, लंग्स में अब क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे CO2 इंटर था, यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। अब CO2 ऑक्सीजन जो है वो पल्मोनरी वेन की मदद से कहाँ पहुँच गया, ये आ गया आपका लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। यहाँ पे जो रास्ता दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, बाइकैस्पिड वाल्व कहते हैं, बाइकैस्पिड वाल्व कहते हैं। यहाँ से आ गया राइट वाल्व वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया ये। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है एओर्टा की मदद से, एओर्टा की मदद से जो है ये फिर वापस उस सेल में पहुंच गया। तो ऊपर वाला जो सर्कुलेशन हुआ, हार्ट से लंग्स, लंग्स से वापस हार्ट, तो ये जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाया। और नीचे देख रहे हैं आप, बॉडी से हार्ट, हार्ट से बॉडी, तो इसे जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। हार्ट बीट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हार्ट बीट और पल्स। हार्ट बीट क्या होता है, तो वही आपका जो हार्ट जो है एक बार कॉन्ट्रैक्ट करे और एक बार रिलैक्स करे, एक कॉन्ट्रैक्शन प्लस एक रिलैक्सेशन, 1C+1R, माने एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, तो इसी को हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। एक एवरेज ह्यूमन 1 मिनट में 72 टाइम्स उसका हार्ट बीट करता है, 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। मतलब
इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 60 सेकेंड्स में 72 बीट्स होते हैं। 42 बार धड़कना माने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। पल्स क्या होता है? तो पल्स इज द प्रेशर ऑफ ब्लड। आप पल्सेस को फील कर सकते हैं। पल्सेस क्या होते हैं? प्रेशर होते हैं, ठीक है। ब्लड फ्लो का जो होता है वो प्रेशर होता है। इसे आप अपनी रिस्ट माने कलाई या फिर नेक के पास वाले रीजन में जो है महसूस कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, आखिरकार हार्ट कैसे फंक्शन करता है इसे हमें समझना है। अभी तक हम लोग समझ चुके हैं, बस थ्योरेटिकल रीडिंग है। जैसे क्या होता है कि एक मस्कुलर पंप है, हार्ट आपका मस्कुलर पंप है, ठीक है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है, ठीक है। रिदमिक साइकिल कॉल्ड कार्डियक साइकिल, ठीक है। अब एक कार्डियक साइकिल में होता क्या है? 3 स्टेप्स जनरली होते हैं। वन कार्डियक साइकिल हैज 3 मेन स्टेप्स। क्या क्या होते हैं वो 3 मेन स्टेप? एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड देन डायस्टोल। देखिए यहाँ पे सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन होता है। एट्रियल सिस्टोल का माने एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। एट्रिया माने ऊपर वाला, ये हार्ट का ऊपर वाला जो जोन है ये एट्रिया है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया। नीचे वाला वेंट्रिकल है, दोनों लेफ्ट एंड राइट। तो एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है कि ऊपर वाला जो हार्ट का मसल्स होता है, ये जो मसल्स होता है ये कॉन्ट्रैक्ट माने सिकुड़ते हैं। एक बार सिकुड़ेंगे तो सिकुड़ने के दौरान क्या होता है कि इसके अंदर जो भी ब्लड होता है, एट्रिया के अंदर जो भी ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है? वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है। एट्रिया से निकल के कहाँ चला जाता है? वेंट्रिकल में चला जाता है। तो इसे एट्रियल सिस्टोल कहते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब क्या हुआ कि वेंट्रिकल के अंदर जो भी ब्लड है, वेंट्रिकल के अंदर जो भी ब्लड है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलेंगे। अब जैसे ये आपका राइट वेंट्रिकल है तो इससे ब्लड निकल के कहाँ जाएगा? लंग्स की तरफ जाएगा। और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है तो इससे ब्लड निकल के कहाँ जाएगा? एओर्टा से पूरे बॉडी में फैलेगा। तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। डायस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रिलैक्स होना। जब आराम करेंगे अपने नॉर्मल अवस्था में आएंगे तो वापस से ब्लड इसके अंदर भरेगा, एट्रिया के अंदर भरेगा, वेंट्रिकल के अंदर भरेगा, ठीक है। तो ये एट्रियल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल माने कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल माने रिलैक्सेशन, ठीक है। तो अब इसे समझते हैं कि ब्लड जो है इंटर करता है, ब्लड इंटर्स द हार्ट थ्रू द एट्रिया अपर चैम्बर। तो हमारे शरीर के अंदर जो जितने भी ब्लड होते हैं वो हार्ट में किस में जाते हैं, किस चैम्बर में जाते हैं? तो एट्रिया में जाते हैं। शरीर से जाएगा तो राइट एट्रिया में जाएगा, और हार्ट से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है तो वो लेफ्ट एट्रिया में जाएगा, ठीक है। द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड पुशेस ब्लड इनटू वेंट्रिकल। जैसा कि अभी हमने बताया कि एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में जाएगा। देन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएंगे, वेंट्रिकल उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हार्ट से ब्लड कहाँ हो जाता है? बाहर की तरफ निकल जाता है। जो भी ब्लड हार्ट में वेंट्रिकल्स में रहते हैं वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप ब्लड इनटू द लंग्स। राइट साइड से कहाँ चला जाता है? लंग्स की तरफ चला जाता है। और लेफ्ट साइड से हार्ट पंप करता है ब्लड को तो वो कहाँ चला जाता है? पूरे बॉडी में जाता है, बॉडी के अंदर जाता है, लेफ्ट साइड से कंट्रैक्ट होता है। valve प्रिवेंट ब्लैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ये पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। दिस प्रोसेस रिपीट्स कंटिन्यूअसली टू कीप ब्लड सर्कुलेशन, और ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता है ताकि जो है आपका पूरा प्रोसेस जो है अच्छे से सुचारू रूप से चलता है, सर्कुलेशन होता है। ये आपका डायग्राम है, इससे हम लोग वापस देख सकते हैं कि ये राइट एट्रिया हो गया, राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से ये लंग्स की तरफ गया, लंग्स से वापस ये जो होता है आपका, इसका नाम होता है आपका पल्मोनरी वेन, से आपका लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और
एओर्टा की मदद से ये आपके पूरे बॉडी में गया। फिर CO2 जो जनरेट हुआ वो वापस वेना केवा की मदद से जो है आपके राइट साइड ऑफ राइट एट्रियम में आ गया, फिर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, और ये साइकिल चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। डिजीज क्या क्या हो सकते हैं, बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं। डिजीज की बात करें तो अनीमिया। अनीमिया क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाना, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना आपके शरीर में, तो उसे अनीमिया होता है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये सब जो है आपके कॉमन डिजीज हैं जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ब्लड की कमी हो जाना क्या हो जाएगा, एनीमिया। जब आपका हार्ट एक लिमिट से ज़्यादा बीट करने लगे तो उसे जो है हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड का फ्लो जो है 120 mm 120/80 ऑफ Hg होता है। नॉर्मल बीपी का जो रीडिंग लेते हैं हम लोग, सिस्टोल अपॉन डायस्टोल प्रेशर, ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है और ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो जब प्रेशर में हो तो 120 हो और जब नॉर्मल हो तो 80, यही मेजरमेंट रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर आ रहा है तो उसे हम लोग हाई बीपी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक हार्ट अटैक में क्या होता है कि आपका ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, नहीं हो पाता है, क्योंकि जो वेसल्स होते हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसके वजह से ब्लड का फ्लो होना मुश्किल हो जाता है, प्रेशर के साथ होता है, तो उसे हार्ट अटैक कंडीशन कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट जो होता है वो पंप ही नहीं होता है, माने हार्ट में जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स नहीं रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो पंप करता है, वो पंप ही नहीं करता ब्लड को, उसे कार्डियक अरेस्ट कह देते हैं। कैसे हम लोग अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं, अच्छा भोजन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जंक फूड को नहीं खाना। जंक फूड किसे कहते हैं, तो जंक फूड हम लोग चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इन्हें जो है हम लोग जंक फूड में कंसिडर करेंगे। इसे अवॉइड करना चाहिए, इससे बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ता है, जिसके वजह से ये जो वेसल्स होते हैं इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और ब्लड मूव नहीं कर पाते हैं और हार्ट अटैक हो जाए। ओबेसिटी का कारण ये। डू नॉट स्मोक, सिगरेट बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। मैनेज स्ट्रेस, हमें ज़्यादा अपने ऊपर दबाव नहीं आने देना चाहिए, स्ट्रेस नहीं आने देना चाहिए। स्ट्रेस से भी जो है आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपके हार्ट की बीपी फ्लैक्चुएट करती है, तो हमेशा रिलैक्स होना चाहिए। रिलैक्स करने के लिए आप मेडिटेशन, वॉकिंग, जॉगिंग, प्लेइंग म्यूज़िक, लिसनिंग म्यूज़िक, प्लेइंग कर सकते हैं, म्यूज़िक को लिसन कर सकते हैं, जिसमें भी हर किसी का अपना अपना स्ट्रेस मैनेज करने का तरीका होता है। आपको स्ट्रेस को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। यही था ओवरऑल पूरे सिलेबस जो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।